डीएलसी लीगल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉपर्टी लॉ की एक ऐसी उलझन पर बात करने वाले हैं जिससे शायद हर सिविल लॉयर कभी न कभी जरूर गुजरा होगा। हाँ, ये बहुत कॉमन सिचुएशन है। सोचिए, सालों की मेहनत के बाद आप अपने मुवक्किल के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस जीतते हैं। कोर्ट कहती है ठीक है, 2 महीने में बाकी पैसा जमा करो और प्रॉपर्टी आपकी। लेकिन फिर सामने वाली पार्टी अपील में चली जाती है। बिल्कुल, अपील दर अपील सालों गुजर जाते हैं और जब फाइनली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से आपके हक में फैसला आता है, तब सवाल उठता है कि वो जो शुरू में 2 महीने की डेडलाइन थी, क्या वो अभी भी लागू होगी? और अगर उस डेडलाइन के बाद पैसा जमा हुआ तो क्या सालों की जीत एक झटके में हार में बदल सकती है? एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और परेशान करने वाला सवाल है, क्योंकि इसमें एक तरफ कानून की प्रक्रियात्मक समय सीमा है और दूसरी तरफ न्याय का मूल सिद्धांत। क्या एक छोटी तकनीकी चूक सालों की कानूनी लड़ाई पर पानी फेर सकती है? आज हम इसी गुत्थी को सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया और बेहद जरूरी फैसले डॉक्टर अमित आर्या बनाम कमलेश कुमारी के जरिए सुलझाएंगे। और मुझे लगता है हम एक और केस को भी देखेंगे। हाँ, इस विश्लेषण की नींव को समझने के लिए हम एक और लैंडमार्क मामले रामलाल बनाम जर्नैल सिंह पर भी गहराई से नजर डालेंगे, जिसने इस पूरे कानूनी बहस की दिशा ही बदल दी थी। तो चलिए इस कानूनी दांवपेच को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रियात्मक बारीकियों पर न्याय को कैसे प्राथमिकता दी। सबसे पहले इस केस की कहानी से शुरू करते हैं। ये मामला आखिर था क्या? तो ये कहानी आज से लगभग 2 दशक पहले साल 2004 में शुरू होती है। 2004, ओके। एक प्लॉट खरीदने का एग्रीमेंट हुआ जिसकी कुल कीमत थी 9,05,000 रुपए। एडवांस दे दिया गया, लेकिन जब सेल डीड रजिस्टर करवाने का समय आया तो विक्रेता ने मना कर दिया। जैसा कि अक्सर होता है। हाँ, तो जैसा कि ऐसे मामलों में होता है, खरीदार ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी सौदे को पूरा करवाने के लिए कोर्ट में केस दायर कर दिया। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी खरीदार कह रहा था कि मुझे मुआवजा नहीं, मुझे वही जमीन चाहिए जिसके लिए सौदा हुआ था। बिल्कुल, ये एक इक्विटेबल रेमेडी है जो कोर्ट के विवेक पर निर्भर करती है। खैर, मुकदमा चला और 2011 में यानी 7 साल बाद ट्रायल कोर्ट ने खरीदार के पक्ष में फैसला सुनाया। 7 साल में पहली जीत। हाँ, और कोर्ट ने कहा कि खरीदार बाकी बची रकम 2 महीने के अंदर जमा करे और विक्रेता सेल डीड निष्पादित करे। मुवक्किल तो खुश हो गया होगा, लेकिन मुझे अंदाजा है कि कहानियां खत्म नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, कानूनी लड़ाई तो असल में यहीं से शुरू हुई। विक्रेता इस फैसले के खिलाफ पहली अपील में गया और वहां वो जीत गया। ओ, ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया गया। हाँ, अब खरीदार की बारी थी। वो दूसरी अपील में हाई कोर्ट गया और 2016 में यानी पहली जीत के 5 साल बाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को फिर से बहाल कर दिया। मतलब पहले केस जीता, फिर अपील में हार गया, फिर हाई कोर्ट में दोबारा जीत गया। 2004 का सौदा 2016 तक पहुंच गया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। जैसा कि आपने शुरू में बताया था, हाई कोर्ट ने पैसे जमा करने की जो 2 महीने की शर्त थी, उसका क्या किया? यही इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। हाई कोर्ट ने उस पर कुछ कहा ही नहीं। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। उन्होंने बस ट्रायल कोर्ट के 2011 के फैसले को सही ठहराया, लेकिन पैसे जमा करने के लिए कोई नई समय सीमा या तारीख तय नहीं की। और यहीं से सारी कानूनी जटिलता शुरू हो गई। और खरीदार, जिसे अब हम कानूनी भाषा में डिक्री होल्डर कहेंगे, उसने क्या किया? हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद डिक्री होल्डर ने डिक्री को लागू करवाने के लिए एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर की, लेकिन इसमें ओरिजिनल 2 महीने की डेडलाइन से करीब 87 दिन की देरी हो गई। अच्छा, लगभग 3 महीने की देरी। हाँ, और बाकी की रकम भी अगस्त और दिसंबर 2016 में यानी फैसले के कुछ महीनों बाद किश्तों में जमा की गई। ठीक है, तो यहीं पर विक्रेता यानी जजमेंट डेटर को मौका मिल गया। अगर मैं उसका वकील होती तो मेरा पहला आर्ग्यूमेंट यही होता, जनाब डेडलाइन मिस हो गई, सौदा खत्म। ये तो एक बहुत सीधा साधा तर्क लगता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जजमेंट डेटर ने यही दलीलें दी। पहली कि एग्जीक्यूशन पिटीशन समय के बाद दायर की गई। और दूसरी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि समय पर पैसा जमा न करना ये दिखाता है कि खरीदार सौदे को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक यानी रेडी एंड विलिंग था ही नहीं, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की एक बुनियादी शर्त है। बिल्कुल। और तीसरी कि अगर समय बढ़वाना ही था तो उसके लिए कोर्ट में कोई अर्जी क्यों नहीं दी गई? ये दलीलें तो सुनने में काफी मजबूत लगती हैं। निचली अदालतों का क्या रुख रहा इस पर? यहां भी एक और ट्विस्ट आया। सबसे पहले एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। उनका मानना था कि खरीदार ने कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ा नहीं है। मतलब उसका इरादा साफ है। हाँ, इसलिए देरी को माफ किया जा सकता है। लेकिन मामला जब रिवीजन में हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने अपनी ही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के फैसले को पलट दिया और डिग्री को इनएग्जीक्यूटेबल यानी नाकाबिले अमल घोषित कर दिया। कमाल है। मतलब हाई कोर्ट की एक बेंच ने खरीदार के हक में फैसला दिया और फिर रिवीजन में हाई कोर्ट ने ही कह दिया कि वो फैसला लागू ही नहीं हो सकता। ये तो मुवक्किल के लिए किसी बुरे सपने जैसा होगा। बिल्कुल। हाईकोर्ट का तर्क था कि समय सीमा का पालन सख्ती से होना चाहिए और क्योंकि डिक्री होल्डर ने इसका पालन नहीं किया, इसलिए वो अपना अधिकार खो चुका है। और इसी फैसले के खिलाफ खरीदार देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हाँ। तो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में था। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के सामने अब कुछ बड़े सवाल होंगे। पहला तो यही कि क्या सिर्फ पैसा लेट जमा करने से एक जीता हुआ केस खारिज हो सकता है? और दूसरा, क्या खरीदार के इस एक्शन को ये माना जाए कि वो अब सौदा चाहता ही नहीं? आपने सही मुद्दे उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सवालों को सुलझाया। कोर्ट ने सबसे पहले एक बहुत ही फंडामेंटल कानूनी सिद्धांत पर ध्यान दिया, जिसे हम सब वकील डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर के नाम से जानते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर,
ये हम सब ने लॉ स्कूल में पढ़ा तो होता है, लेकिन अक्सर इसकी बारीकियां और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भूल जाते हैं। आसान भाषा में हमारे श्रोताओं के लिए इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जब निचली अदालत का कोई फैसला ऊपरी अदालत में अपील में जाता है, तो निचली अदालत का फैसला ऊपरी अदालत के फैसले में मर्ज हो जाता है, यानी उसमें विलीन हो जाता है। अच्छा। इसके बाद कानूनी तौर पर सिर्फ ऊपरी अदालत का फैसला ही मौजूद रहता है और वही लागू किया जा सकता है। निचली अदालत के फैसले का वजूद वो कानूनी तौर पर खत्म हो जाता है। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर वो जो ट्रायल कोर्ट वाली 2 महीने की डेडलाइन थी वो बस गायब हो गई जैसे ही हाई कोर्ट ने 2016 में अपना फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट का 2011 का आदेश उसमें समा गया और उसकी अपनी कोई पहचान ही नहीं बची। दिस इज अ ह्यूज पॉइंट। एग्जैक्टली, यही इस केस का टर्निंग पॉइंट था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो इकलौता फैसला लागू होना था वो था हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट के फैसले में कोई डेडलाइन थी नहीं। थी नहीं। इसलिए उस पुरानी 2 महीने की समय सीमा के आधार पर जो कानूनी रूप से मौजूद ही नहीं थी, डिक्री को रद्द करना एक बड़ी कानूनी गलती थी। ये तो वाकई बहुत बड़ा लॉजिक है। इसने तो जजमेंट डेटर के मुख्य तर्क की बुनियादी हिला दी। लेकिन एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर समय पर पैसा जमा करना टेस्ट नहीं है और हाईकोर्ट ने कोई नई डेडलाइन नहीं दी, तो फिर कोई भी खरीदार सालों तक पैसा जमा ही नहीं करेगा। ऐसे तो पूरा सिस्टम ही टूट जाएगा। अदालत फिर किस आधार पर फैसला करती है कि देरी जायज है या नहीं? बहुत अच्छा सवाल है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी का जवाब दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ भुगतान में देरी को यंत्रवत रूप से देखकर फैसला नहीं किया जा सकता। तो असली टेस्ट क्या है? असली टेस्ट ये है कि क्या खरीदार का आचरण, उसका आचरण कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से सकारात्मक इनकार यानी पॉजिटिव रिफ्यूजल या उसके परित्याग यानी अबैंडनमेंट को दिखाता है। क्या उसके कामों से ये जाहिर होता है कि वो अब इस सौदे को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता? तो अदालत कैलेंडर के दिन गिनने के बजाय पार्टी के इरादे और उसके कंडक्ट को देख रही है। बिल्कुल। इस मामले में खरीदार ने हाईकोर्ट का फैसला आते ही एग्जीक्यूशन की कार्रवाई शुरू की, पैसा भी जमा कर दिया, भले ही किश्तों में किया। तो ये सारे कदम तो उसके इरादे को दिखा रहे थे। हाँ, ये सारे कदम उसके तैयार और इच्छुक होने का प्रमाण थे, न कि सौदे से मुकरने का। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस देरी को अत्यधिक या इनऑर्डिनेट नहीं माना जा सकता और इससे एग्रीमेंट की जड़ पर कोई असर नहीं पड़ा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर ने तो इस केस का रुख ही पलट दिया। पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये तर्क पहली बार दिया था या उनके पास कोई पुराना मामला था जिस पे वे भरोसा कर रहे थे? बेहतरीन सवाल। असल में डॉक्टर अमित आर्या मामले की नींव एक और बहुत महत्वपूर्ण केस में रखी गई थी, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, रामलाल बनाम जर्नैल सिंह। राइट, रामलाल केस। हाँ, उस केस के तथ्य तो लगभग हूबहू ऐसे ही थे और सुप्रीम कोर्ट ने अमित आर्या केस में उस पर बहुत ज्यादा भरोसा किया। अच्छा, तो रामलाल केस में क्या हुआ था? रामलाल केस में भी ट्रायल कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का फैसला देते हुए 2 महीने में पैसा जमा करने को कहा था। पहली अपील खारिज हो गई, लेकिन अपीले अदालत ने कोई नई समय सीमा तय नहीं की। बिल्कुल इसी केस की तरह। हाँ, और उस केस में तो देरी और भी ज्यादा थी। अपील खारिज होने के लगभग 2 साल बाद एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर की गई थी। 2 साल? तब तो जजमेंट डेटर का केस और भी मजबूत रहा होगा। हाँ, ऊपरी तौर पे तो ऐसा ही लगता है। लेकिन रामलाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट की थी। कोर्ट ने कहा कि अपीलीय अदालत का यह कर्तव्य है कि वो सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी के ऑर्डर 20 रूल 12A के तहत भुगतान के लिए एक समय सीमा तय करे। मतलब कानून में पहले से लिखा हुआ है? हाँ, ये नियम साफ कहता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री में भुगतान की अवधि का उल्लेख होना चाहिए। और अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, जैसा कि इन दोनों मामलों में हुआ जहां हाईकोर्ट ने कोई डेडलाइन ही नहीं दी, तो फिर डिग्री होल्डर से ये उम्मीद की जाती है कि वो एक उचित समय यानी रीजनेबल टाइम के भीतर पैसा जमा करे। रीजनेबल टाइम? हाँ, और रामलाल केस में कोर्ट ने एक बहुत ही संतुलित और न्यायपूर्ण फैसला दिया था। उन्होंने 2 साल की देरी के बावजूद डिग्री को लागू करने की अनुमति दी, लेकिन एक शर्त लगा दी। क्या शर्त? शर्त ये थी कि खरीदार को देरी की पूरी अवधि के लिए जजमेंट डेटर को 9% की दर से साधारण ब्याज देना होगा। वाह, ये तो बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है। मतलब खरीदार को उसकी प्रॉपर्टी का अधिकार भी मिल गया जो उसने सालों की लड़ाई के बाद जीता था। हाँ। और विक्रेता को भी देरी की वजह से हुए नुकसान की भरपाई ब्याज के रूप में हो गई। जस्टिस इज नॉट जस्ट डन बट बैलेंस्ड। एकदम सही। ये इक्विटी को संतुलित करने का एक शानदार उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय ना हो और इसी सिद्धांत को डॉक्टर अमित आर्या के मामले में भी लागू किया गया। तो अंत में अगर हम इन दोनों फैसलों को एक साथ देखें तो वकीलों और उनके मुवक्किलों के लिए इसका क्या मतलब है? इसके प्रैक्टिकल नतीजे क्या हैं? इसके कई दूरगामी प्रभाव हैं जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मुकदमे को देखने का नजरिया बदल देंगे। सबसे पहला और सीधा असर तो यह है कि अब सिर्फ कुछ दिनों या महीनों की देरी को आधार बनाकर केस को खारिज नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब अपील की प्रक्रिया में सालों लग गए हों। बिल्कुल, मतलब अब जजमेंट डेटर ये बहाना आसानी से नहीं बना सकता कि अरे आप तो तय तारीख से लेट हो गए, अब पूरा सौदा कैंसिल। ये तकनीकी आपत्तियों पर एक तरह से रोक लगाता है। सही है। और दूसरा बड़ा असर यह है कि अदालत अब कैलेंडर देखने के बजाय पार्टियों के इरादे को देखेगी। क्या खरीदार सच में सौदा पूरा करना चाहता था? उसका आचरण क्या कहता है? ये न्याय और पार्टियों के कंडक्ट को प्रक्रियात्मक कठोरता से ऊपर रखता है। और ये उन लोगों के लिए भी एक बड़ी राहत है जो सालों तक अपील में फंसे रहते हैं। अपील का फैसला कब आएगा ये तो उनके हाथ में होता नहीं है। सही बात है। फैसला आने के बाद उन्हें अपना मामला संभालने के लिए एक वाजिब मौका तो मिलना ही चाहिए। सही पकड़ा आपने। यही तीसरा पॉइंट है। ये उन ईमानदार डिग्री होल्डरों को सुरक्षा प्रदान करता है जो सालों तक चलने वाली मुकदमेबाजी में फंसे रहते हैं। और आखिर में
चौथा पॉइंट ये है कि ये फैसला साफ करता है कि एग्जीक्यूशन की कार्यवाही में देरी की भूमिका सीमित है। जब तक ये साबित ना हो जाए कि खरीदार ने सौदा छोड़ दिया है या उसे पूरा करने से साफ इनकार कर दिया है, तब तक डिग्री जीवित रहती है और उसे लागू किया जा सकता है। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री कोई कागज का बेजान टुकड़ा नहीं है जिसे एक छोटी सी प्रक्रियात्मक देरी की वजह से फाड़कर फेंक दिया जाए। ये एक जीवित अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि न्याय का पहिया तकनीकी खामियों की वजह से नहीं रुकना चाहिए, खासकर जब कानूनी प्रक्रिया खुद ही अस्पष्टता पैदा करती हो, जैसे कि अपीलीय अदालत का समय सीमा तय करना भूल जाना। बिल्कुल, ये फैसला अदालतों को एक न्याय उन्मुख और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। क्या सवाल? कोर्ट ने कहा कि अगर कोई समय सीमा न दी गई हो तो भुगतान उचित समय यानी रीजनेबल टाइम के भीतर होना चाहिए। लेकिन ये उचित समय की परिभाषा क्या है? 2 महीने, 6 महीने या जैसा रामलाल केस में था 2 साल? यानी एक कानूनी लड़ाई खत्म हुई तो उचित समय क्या है, इस पर एक नई बहस का मैदान तैयार हो गया है। सोचने वाली बात है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह की अनिश्चितता को खत्म करके एक नई तरह की अनिश्चितता को जन्म दे दिया है जिस पर अब अदालतों में बहस होगी? इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।